नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य सदन विद्याश्रम के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, उसके संदर्भ में जो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राज्य सरकार, जो आपकी जो सामाजिक विज्ञान की किताब है उसकी पाठ संख्या 7 में बताया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। और बच्चों ने कमेंट भी किया कि आप हमें राज्य सरकार के बारे में बताइए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राज्य सरकार। राज्य सरकार। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत में संघात्मक व्यवस्था होने के कारण जो शक्तियां हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था, पहला स्तर जो है वो केंद्र पर और दूसरा जो है वो राज्यों पर। अर्थात जो केंद्र के स्तर की सरकार उसको हम बोलते हैं केंद्र सरकार, और जो राज्य के स्तर की सरकार उसको हम बोलते हैं राज्य सरकार। तो हमने केंद्र सरकार का पूरा अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे राज्य सरकार के बारे में। देखिए राज्य सरकार, हम बात करें राज्य सरकार की, तो जैसे मैंने बात की थी केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार के भी 3 अंग होते हैं, उसी प्रकार से राज्य सरकार के भी 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए पहला जो अंग होता है राज्य सरकार का, उसका नाम है कार्यपालिका। दूसरा जो अंग है उसका नाम है व्यवस्थापिका। और जो तीसरा अंग है उसका नाम है न्यायपालिका। तो केंद्र सरकार में भी हमने 3 अंग पढ़े थे, और राज्य सरकार नामक इस अध्याय में भी हम ये 3 अंग पढ़ेंगे और इन पर हम चर्चा करेंगे। देखिए अगर बात करें हम कार्यपालिका की, तो जो राज्य सरकार है, इस राज्य सरकार में जो कार्यपालिका है, इस कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद को शामिल किया जाता है। और जो व्यवस्थापिका है, इस व्यवस्थापिका की मैं बात करूं तो देखिए कई राज्य ऐसे हैं जहां पर जो राज्य व्यवस्थापिका है वह 2 स्तर की है। अच्छा, तो देखिए मैं बात करूं कौन कौन सी, तो देखिए पहले की बात करें राज्य व्यवस्थापिका की, तो देखिए विधानसभा, राज्यपाल व विधान परिषद। कई राज्य ऐसे हैं भारत में जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन हैं, और जिन राज्यों में दोनों सदन हैं वहां हम उस व्यवस्था को बोलते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, या मैं कह सकता हूं द्विसदनात्मक राज्य व्यवस्थापिका। यानी राज्य व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं। और अगर बात करूं, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, और तो जहां विधानसभा है वहां हम बोलेंगे एक सदनात्मक व्यवस्थापिका। तो देखिए हम बात करेंगे व्यवस्थापिका की, तो जो राज्य व्यवस्थापिका है वो राज्य व्यवस्थापिका विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीनों को मिलाकर राज्य व्यवस्थापिका बनती है। तो जहां पर ये 2 सदन हैं वहां व्यवस्थापिका बनेगी द्विसदनात्मक, और जहां पर ये सदन विधान परिषद नहीं है तो वहां व्यवस्था बनेगी विधान परिषद और राज्यपाल, तो सॉरी विधानसभा और राज्यपाल। तो देखिए आगे की बात करें तीसरे की, तो न्यायपालिका। जैसे केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, वैसे ही राज्य के अंदर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। जो राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होगा। तो देखिए हम इन पर बात करेंगे। आज जिस पर हम बात करेंगे वो बात करेंगे व्यवस्थापिका पर। तो देखिए व्यवस्थापिका की बात करते हैं, राज्य व्यवस्थापिका की। राज्य व्यवस्थापिका, चलिए राज्य जो व्यवस्थापिका है, इस राज्य व्यवस्थापिका को विधानमंडल कहा गया है। विधान
मंडल कहा गया है, विधान मंडल कहा गया है। चलिए हम देखते हैं विधानमंडल। अच्छा, जब हम बात करें विधानमंडल की, तो देखिए विधानमंडल जो है भारतीय संविधान जो है उस भारतीय संविधान के भाग 6 में और अध्याय 3 में तथा अनुच्छेद 168 से 214 तक इसका जिक्र कर रखा है, राज्य विधानमंडल। हम बात करें आगे की, तो देखिए ये जो विधानमंडल है, ये विधानमंडल मैंने आपको पहले बताया था कि जो विधानमंडल है, ये विधानमंडल विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को मिलकर या मिलाकर बनाई जाती है। अब देखिए जिस राज्य में ये तीनों हैं उसको हम नाम देंगे द्विसदनीय विधानमंडल, और जहां पर विधान परिषद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा ही है, यानी विधानसभा और राज्यपाल मिलकर विधानमंडल बनाते हैं, उनको हम नाम देंगे एक सदनीय विधानमंडल। अब देखिए हम जो यह बात करेंगे, यहां हम दोनों की बात करेंगे, एक सदनीय विधानमंडल की भी बात करेंगे और द्विसदनात्मक विधानमंडल की भी बात करेंगे। तो जो कॉमन है सब में वो है विधानसभा। हम यहाँ विधानसभा की बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए विधानसभा, अगर हम बात करूं विधानसभा की, विधानसभा, और कई बार एग्जामिनर यहां से प्रश्न बनाता है और पूछता है विधानसभा के गठन को समझाइए, या विधानसभा की संरचना को समझाइए, या विधानसभा के सदस्य संख्या बताइए, या विधानसभा के निर्वाचन प्रक्रिया को समझाइए, या विधानसभा की आरक्षण व्यवस्था को समझाइए। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। हम एक एक प्रश्न की चर्चा करेंगे और एक एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने का भी प्रयास करेंगे। तो देखिए हम बात करते हैं विधानसभा। अच्छा, जब मैं बात करूं विधानसभा की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सदस्य संख्या। हमारा प्रश्न रहेगा विधानसभा के गठन को समझाइए। तो विधानसभा के गठन की बात कर रहे हैं, तो देखिए पहला चीज सदस्य संख्या। सदस्य संख्या, देखिए विधानसभा की मैं सदस्य संख्या की बात करूं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार 170 के अनुसार विधानसभा की जो सदस्य संख्या है, विधानसभा की सदस्य संख्या जो है वो अधिकतम वह न्यूनतम निर्धारित की गई है, वह न्यूनतम निर्धारित की गई है। अधिकतम जो है वो होगी 500 और न्यूनतम रहेगी वो रहेगी 60। यानी मैं कह सकता हूं विधानसभा की जो सदस्य संख्या प्रत्येक राज्य की अलग अलग है, और जब प्रत्येक राज्य की अलग अलग है तो इसलिए क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार यह तय किया गया है कि अधिकतम 500 हो सकती हैं और न्यूनतम 60 हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अनुमान हम ये लगा सकते हैं कि 75,000 जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि या एक प्रतिनिधित्व होता है, यानी 75,000 जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व करता है। तो आप कह सकते हो इस प्रकार का कि अधिकतम कितनी है और न्यूनतम कितनी है, और कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि है। अब देखिए कई ऐसे राज्य हैं जो अपवाद हैं, यानी उनकी जो सदस्य संख्या है वो 60 से भी कम है। तो जैसे गोवा है, जैसे मिजोरम है, वहां की जो सदस्य संख्या है विधानसभा की वो 60 से कम है, तो वो अपवाद है।
लेकिन ये तय रखना कि 60 कम से कम होनी चाहिए और अधिकतम 500 होनी चाहिए। तो ये थी विधानसभा के गठन की पहला चरण, जिसका नाम था सदस्य संख्या। तो अगर आपसे पूछे विधानसभा की सदस्य संख्या बताइए, तो आप कह सकते हो आप 170 के अनुसार अधिकतम कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, एक प्रतिनिधित्व, जो एक प्रतिनिधि वो कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। और आप मुझे कमेंट में इस बात का उत्तर देना कि राजस्थान में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है। हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जिसका नाम है विधानसभा की निर्वाचन प्रक्रिया, या मैं कह सकता हूं निर्वाचन के संबंध में। तो ये विधानसभा तो पहले हमने देखी थी उसकी सदस्य संख्या। अब हम आगे देखते हैं योग्यता, देख लेते हैं। योग्यता है, तो देखिए अगर मैं योग्यता की बात करूं, चलिए हम बात करते हैं योग्यता की। तो पहली योग्यता जो है वो योग्यता ये है कि वह भारत का नागरिक हो, तो आप कह सकते हो कि उसको भारत की सिटीजनशिप प्राप्त हो। दूसरी योग्यता ये होनी चाहिए कि उसकी जो आयु है कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष। उसके बाद में तीसरी योग्यता की बात करें तो ध्यान रखना कि संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो, किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद उसे प्राप्त नहीं होना चाहिए, जहां से वो प्रॉफिट ले सके या किसी अन्य व्यक्ति को प्रॉफिट प्रदान कर सके। आगे की बात करें चौथी की, तो देखिए चौथी योग्यता ये रहेगी कि न्यायालय द्वारा उसे पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया। अगली योग्यता यह रहेगी कि विधान मंडल द्वारा जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, निर्धारित की गई हैं उन्हें वो पूरा करता हो। और अगली यह रहेगी कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो निर्धारित शर्तें हैं उन शर्तों को वो पूरी करता हो। तो ये थी उसकी योग्यता। और एग्जाम में कई बार प्रश्न बना लिया जाता है कि विधानसभा के सदस्य की योग्यताएं बताइए, तो आप ध्यान रखना इस चीज का। पहली योग्यता लगभग कॉमन रहेगी, चाहे विधानसभा रहे, चाहे विधान परिषद रहे, चाहे लोकसभा रहे, चाहे राज्यसभा रहे, कि भारत का नागरिक रहे, 25 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए और संघ सरकार राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद उसे प्राप्त न हो और न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया नहीं ठहराया गया हो। उसके साथ साथ में आप कह सकते हो कि विधानमंडल की जो निर्धारित शर्तें हैं वो पूरी करता हो, योग्यता को पूरी करता हो, निर्वाचन आयोग द्वारा जो निर्धारित शर्तें हैं वो पूरी करता हो। तो इस प्रकार से योग्यता के संबंध में हमने अध्ययन किया। आगे तीसरी की बात अगर हम करें तो देखिए तीसरा जो रहेगा वो रहेगा निर्वाचन।
एक एक टॉपिक को आप स्टेप बाय पढ़िए। जैसे हमने पहले पढ़ा था सदस्य संख्या, उसकी कितनी होनी चाहिए। जब हमने सदस्य बना लिए तो हमने ये तय किया कि फिर योग्यता क्या क्या होनी चाहिए उनके पास में। जब योग्यता आ गई हमारे पास में तो हमने कहा कि इनका चुनाव कैसे होगा। तो एक एक पॉइंट को आप ऐसे याद कीजिए ताकि वो क्रम से याद कीजिए, ताकि वो लंबे समय तक आपको याद रहे। तो देखिए, हम बात करूं निर्वाचन की। अगर बात करें निर्वाचन की तो देखिए, इन विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो जनता द्वारा किया जाता है। अच्छा, जनता द्वारा भी किया जाता है, लेकिन कैसे? जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, उसके साथ साथ में साधारण बहुमत द्वारा और संयुक्त रूप से। अच्छा, इनका चुनाव किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार वयस्क मताधिकार के द्वारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार जो दे रखा है, उसके द्वारा मैं कह सकता हूं कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त जो व्यक्ति हैं वो मत देकर इनका चुनाव करते हैं विधानसभा के सदस्यों का। तो ये चीज थी विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। पूछ लिया जाता है विधानसभा के सदस्यों को निर्वाचन पद्धति को समझाइए या निर्वाचन को समझाइए। आगे की मैं बात करूं तो देखिए, आगे की हम बात करें तो देखिए, कार्यकाल। विधानसभा के कार्यकाल की बात कर रहा हूं मैं यहां। तो देखिए, विधानसभा के कार्यकाल की बात करूं तो देखिए, साधारणतः हम कह सकते हैं 5 वर्ष। साधारणतः विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष रहेगा। अच्छा, इस विधानसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। और आप लोगों को पता होगा कि समय से पूर्व कौन भंग कर सकता है, कौन करेगा? राज्यपाल। तो कह सकते हो कि राज्यपाल द्वारा समय से पूर्व भी से भंग किया जा सकता है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि संकट काल में संसद द्वारा विधि बनाकर 1 वर्ष में, या कह सकता हूं 1 वर्ष तक इसका जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जा सकता है। कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। और ये भी है कि राज्य कार्यपालिका है उसे भंग भी किया जा सकता है संकट काल के दौरान। और चुनाव होने के बाद, अच्छा, संकट काल के 6 माह बाद, जब संकट काल समाप्त हो जाए तो उसके 6 माह के अंदर या 6 माह के बाद चुनाव भी करवाने पड़ेंगे अगर भंग कर दी जाए विधानसभा। तो ये थी विधानसभा के कार्यकाल। और कई बार पूछा जाता है विधानसभा के कार्यकाल को समझाइए। तो ये था आज का थोड़ा सा टॉपिक हमारा। लाइट नहीं है तो कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट द्वारा बता देना। धन्यवाद।